हेलो गाइस, आज हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हमने फर्स्ट चैप्टर में बिजनेस का मीनिंग पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ी, ऑब्जेक्टिव पढ़े और ये भी देखा कि बिजनेस कैसे होता है, किस तरह का होता है ना, और क्या रिस्क हो सकता है बिजनेस में। सब कुछ पढ़ा हमने बिजनेस के बेसिक्स। ठीक है, आज हम ये पढ़ेंगे कि हमें एक्चुअल में ये तो पता लग गया बिजनेस का मीनिंग क्या है, कैसे होता है, बट एक्चुअल में बिजनेस होते कितने तरह के हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये पढ़ेंगे हम। और हमें कौन सा बिजनेस करना चाहिए, ये चैप्टर हमें यहाँ पे हेल्प करेगा कि हमें कौन सा बिजनेस करना चाहिए और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट करनी चाहिए। तो वो पता कैसे चलेगा, मेरिट डिमेरिट से। ठीक है, तो ये चैप्टर का नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब बिजनेस कितने प्रकार के हैं वो हम अब पढ़ेंगे कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन कितनी तरह की होती है बिजनेस की। ठीक है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वर्ड बना है दो से, बिजनेस प्लस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस का मीनिंग आपको क्लियर ही है, और ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है यहाँ पे ऑर्गेनाइज करना, किसको, रिसोर्सेज को, किसके लिए, ताकि जितनी भी प्रोडक्ट वगैरह हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसको स्मूथली रन किया जाए। ठीक है, और इसका क्या मतलब है कि हमें सिलेक्ट करना है कि कौन सा हमने बिजनेस अडॉप्ट करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देखो 1 2 3 4 5 तरह की हम पढ़ेंगे। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कंपनी, ये है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। 5 तरह का है, जैसे कि स्क्रीन में आप देख रहे हो, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, हिंदू, एचयूएफ, कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी। अब हमने ये डिसीजन लेना है इस चैप्टर के हेल्प से कि हमें कौन सा बिजनेस करना चाहिए, आइदर दिस और दिस और दिस और दिस और दैट। तो हम सबके मेरिट पढ़ेंगे, फीचर पढ़ेंगे, डिमेरिट पढ़ेंगे। ठीक है, तो वहां से हमें आइडिया हो जाएगा। क्लियर वन? तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के टॉपिक को। फर्स्ट इज सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप जैसे कि यहाँ पे लिखा है, सोल ट्रेडर भी कहते हैं इसको, इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योरशिप और प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, सोल का मतलब होता है अकेला और प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है ओनर। मतलब इसको हिंदी में हम कहेंगे एकल स्वामित्व, जहां पे सिर्फ एक बंदे की ओनरशिप होती है, वही बंदा बिजनेस को मैनेज करता है, रिसोर्सेज को यूटिलाइज करता है, और जो भी प्रॉफिट लॉस होता है वो अकेला ही बेयर करता है, उसको हम कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। इसको अलग अलग नाम से भी पुकार देते हैं, कैसे, जैसे कि इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योरशिप और इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप। इसकी एग्जांपल क्या है, जैसे कि आप देखोगे आपकी गलियों में रिटेल शॉप्स हैं, है ना, जहाँ पे सिर्फ अगर एक ही बंदा चला रहा है, किराने की दुकान है या इलेक्ट्रिकल की दुकान है, जहाँ पे सिर्फ एक ही बंदा ओनर है, एक ही बंदा चला रहा है। एम्प्लॉय हो सकते हैं बट ओनर इज वन, ओनर इज वन। तो वो क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप। क्लियर वन? अब इसके फीचर हम ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि जब हम मेरिट डिमेरिट की बात करेंगे तो वो फीचर से ही निकल के आएगा। क्लियर वन? तो हम ध्यान से पढ़ते हैं फीचर को। फर्स्ट इज इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर। सोल प्रोप्राइटर आपको पता है, मन किया जब मर्जी बिजनेस खोल लो, कोई लीगल रेस्ट्रिक्शन नहीं है, और जब मर्जी बंद कर लो। मान लो आज मेरा मन किया कि मैंने ग्रोसरी की शॉप खोलनी है, तो मैं ग्रोसरी की शॉप खोल लूंगा। अगर कल बाय चांस मेरा काम नहीं चलता तो उसको बंद भी कर सकते हैं। तो वेरी इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर। अनदर इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। ध्यान से ये वर्ड सुनना, अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब है यहाँ पे लायबिलिटी जो है सोल प्रोप्राइटर की अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड का मतलब क्या है सर? अनलिमिटेड का मतलब ये है कि अगर आपकी लायबिलिटीज इन फ्यूचर बढ़ जाए और आपके पास पैसा ना हो उसको पे ऑफ करने के लिए, तो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी ली जा सकती है लायबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। मतलब जितना नुकसान हो गया आपको भरना पड़ेगा, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी जाएगी। लिमिटेड लायबिलिटी नहीं है, वो सिर्फ कंपनी के केस में होती है, वो हम नेक्स्ट अगले टॉपिक में पढ़ेंगे।
तो अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब आपको क्लियर हो गया। रिस्क बेयर एंड प्रॉफिट रिसिपिएंट, एक ही बंदा है, एक ही बंदा, चाहे रिस्क हो, चाहे प्रॉफिट हो, चाहे लॉस हो, अकेला ही बंदा उसको बेयर करता है। लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी, बिजनेस कॉन्टिन्यूटी बहुत लैक होती है इसमें। वो कैसे होती है, जैसे मान लो कोई बंदा शॉप खोल के बैठा है, अगर बाई चांस उसकी डेथ हो जाए तो क्या है, काम खत्म, है ना। कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे क्या, अगर ओनर ही खत्म हो गया तो काम तो अपने आप ही खत्म है, तो बिजनेस भी खत्म हो जाता है। एब्सोल्यूट कंट्रोल, एक ही बंदा मैनेज एंड ओन कर रहा है, तो पूरे का पूरा कंट्रोल सिर्फ ओनर के पास ही होता है, एम्प्लॉय के पास नहीं होता। एम्प्लॉय हो सकते हैं बट कंट्रोल इज विद द हैंड्स ऑफ ओनर। नो सेपरेट एंटिटी, सेपरेट एंटिटी नहीं है। यहाँ पे जो ही मालिक है वो ही बिजनेसमैन है। बिजनेस और बिजनेसमैन में डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। बिजनेस का लॉस मतलब उसका खुद का लॉस, ठीक है, तो सेपरेट एंटिटी नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक इज एडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। इजी फॉर्मेशन, जैसे कि हमने पीछे डिस्कस किया, फॉर्मेट करना बहुत आसान है। टैक्सेशन, टैक्सेशन में इसको बेनिफिट मिलता है, इसको इनकम टैक्स में स्पेशल स्लैब रेट मिल जाती है टैक्सेशन के लिए। प्रॉम्प्ट डिसीजन, डिसीजन लेना बहुत आसान है, ठीक है। एक ही बंदा है, डिसीजन लेने में दिक्कत आती नहीं। अगर दिक्कत हो तब भाई ना, सामने एक और पार्टनर हो हमारा, उससे डिस्कस करना हो, तो अकेले ही बंदा है तो दिक्कत आएगी नहीं। इजी डिसोल्यूशन, डिसॉल्व करना बहुत इजी है इसको। आपका जब मन किया, काम नहीं चल रहा तो उसको खत्म कर दो, है ना। और भी आप लिख सकते हैं, आपके अगर माइंड में आता है, जरूरी नहीं है, ये तो जस्ट आपको पढ़ाने के लिए है। आपके अगर माइंड में और भी आता है, देखो आप कभी भी रट्टा नहीं लगाओगे, बिजनेस स्टडी को समझ के करोगे। अगर आपके माइंड में आता कुछ और बन सकते हैं एडवांटेज, तो यू कैन राइट, है ना। तो ऐसा कुछ लॉजिक नहीं है, ये 4 है तो 4 ही लिखने हैं, 5वां नहीं लिख सकते, ठीक होना चाहिए तो आप लिख सकते हैं। डिसएडवांटेज, लिमिटेड रिसोर्सेज, रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, क्योंकि एक ही बंदा पैसा लगाता है। एक बंदे की कैपेसिटी कितनी होती है आपको पता ही है ना। तो रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। लिमिटेड बिजनेस लाइफ, जैसे कि पीछे हमने पढ़ा कि लैक ऑफ कंटिन्यूटी, कि अगर बिजनेसमैन की ही डेथ हो जाए तो बिजनेस भी बंद हो जाता है। अनलिमिटेड लायबिलिटी, लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, पर्सनल प्रॉपर्टी भी जाएगी लायबिलिटी पे ऑफ करने के लिए। स्केल ऑफ बिजनेस एंड एक्सपर्टाइज, स्केल ऑफ बिजनेस और एक्सपर्टाइज बहुत कम होता है इसमें, क्योंकि अकेला बंदा कितना मैनेज कर लेगा, तो स्केल ऑफ बिजनेस कम होता है। और एक्सपर्टाइज मतलब हो सकता है किसी फील्ड में एक्सपर्ट ना हो, तो इसमें ये बड़ा डिसएडवांटेज होता है कि एक ही बंदा हर चीज में एक्सपर्ट नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट टॉपिक करेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की सेकंड फॉर्म, पार्टनरशिप। जैसे कि आपको पिक्चर ही क्लियर कर रही है, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मतलब क्या है? पार्टनरशिप एक फॉर्मल एग्रीमेंट होता है जहां पे 2 या 2 से ज्यादा बंदे बिजनेस चलाने के लिए तैयार हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं पार्टनरशिप, ठीक है। यहाँ पे मीनिंग देख लेते हैं। फॉर्मल एग्रीमेंट एक एग्रीमेंट होता है, चाहे वो ओरल हो चाहे रिटन हो, बट अच्छा यही है कि रिटन होना चाहिए बाय 2 और मोर पार्टीज। पार्टनरशिप तो तभी होती है ना जब 2 या 2 से बंदे ज्यादा होंगे। अगर एक ही बंदा हो तो क्या होगा? सोल प्रोप्राइटरशिप। टू मैनेज एंड ऑपरेट ए बिजनेस, मैनेज करते हैं बिजनेस को एंड शेयर इट्स प्रॉफिट एंड लॉसेस, ठीक है। अब पार्टनरशिप का अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें कि 2 या 2 से ज्यादा बंदे जो एक रिटर्न एग्रीमेंट करते हैं और जितना भी ऑपरेशन होता है बिजनेस का वो खुद चलाते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस बेयर करते हैं आपस में, उसको कहते हैं हम पार्टनरशिप। क्लियर हो गया होगा अब आपको मीनिंग। अब फीचर इसके ध्यान से पढ़ो, फीचर क्या क्या है। फर्स्ट इज मेंबरशिप। पार्टनरशिप को चलाने के लिए बेटा कितने मेंबर चाहिए? कम से कम सर 2 चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 50 होते हैं। कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 50 से ज्यादा नहीं हो सकते। अनलिमिटेड लायबिलिटी, सेम लायबिलिटी जो है यहाँ भी अनलिमिटेड होती है। अगर पार्टनरशिप बिजनेस की लायबिलिटी बढ़ जाए, ठीक है, पे ऑफ करने के लिए, तो यहाँ पे पार्टनर्स जो भी होते हैं उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी ली जाती है। शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जितने भी पार्टनर होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस जो एग्रीड रेशो होती है, जिस भी रेशो में वो करना चाहते हैं शेयर प्रॉफिट एंड लॉस वो कर सकते हैं।
म्यूचुअल एजेंसी ध्यान से समझो। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब है कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के लिए एजेंट भी है और प्रिंसिपल भी है, मतलब मालिक भी है और दूसरे के लिए एम्प्लॉय का भी काम करता है। ठीक है, कैसे? जैसे कि मान लो एक पार्टनर कॉन्ट्रैक्ट करके आ गया, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पे, ठीक है, अगर कल उसमें कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, कौन बेयर करेगा? दूसरा पार्टनर सर बेयर करेगा, है ना। अगर ऐसे ही दूसरा पार्टनर करके आ जाए कॉन्ट्रैक्ट तो वो वाला पार्टनर बेयर लॉस करेगा। तो मतलब एक का काम दूसरे की जिम्मेवारी बन जाता है। इसको कहते हैं म्यूचुअल एजेंसी, जहां पे एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के लिए प्रिंसिपल भी हो सकता है और वो एजेंट का काम भी करता है। इसको हम कहते हैं म्यूचुअल एजेंसी। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करानी जरूरी नहीं है, अपनी मर्जी है, करवाओ चाहे ना करवाओ, पर करवा देनी चाहिए क्योंकि इसके बेनिफिट होते हैं, नुकसान नहीं होता। कॉन्टिन्यूटी यहाँ भी कम है। मान लो एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो आपका बिजनेस खत्म हो जाता है। कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप होता है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, रिटन एग्रीमेंट होता है ना, तो कॉन्ट्रैक्ट होता है पार्टनर्स में कि प्रॉफिट लॉस इस रेशियो में हम बांटेंगे। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे क्या होता है? मुश्किल होता है। कोई पार्टनर दूसरे पार्टनर की कंसेंट के बिना और नया पार्टनर एडमिट नहीं करवा सकता, बिजनेस छोड़ के नहीं जा सकता। अब हमने फीचर पढ़ लिए पार्टनरशिप फर्म के। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स। ठीक है, अब एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या, वही बात हो जाती है, फीचर से ही निकल के आएंगे। इजी टू फॉर्म, नो लीगल फॉर्मेलिटी ज्यादा करनी नहीं पड़ती और इजिली इसको हम फॉर्मुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इजी इसको हम बना सकते हैं, कोई ज्यादा लीगल रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, फॉर्मेशन करनी आसान होती है जैसे कि सोल प्रोप्राइटर में होती है। पार्टनर्स कैन कंबाइन एक्सपर्टाइज, इसमें क्या होता है, जो पार्टनर्स हैं एक्सपर्टाइज को अपने कंबाइन कर सकते हैं। कंबाइन कैसे? जैसे कि सोल प्रोप्राइटर में क्या था, एक ही बंदा होता है एक्सपर्ट, बट इसमें क्या है, एक से ज्यादा बंदे होते हैं। तो हो सकता है एक बंदा प्रोडक्शन में एक्सपर्ट हो, दूसरा सेल में एक्सपर्ट हो, तो जो एक्सपर्टाइजेशन है उसको कंबाइन कर लेते हैं पार्टनर। कंबाइन कैपिटल भी कंबाइन हो जाती है। मान लो मेरी कैपेसिटी 1 लाख लगाने की है पर बिजनेस में मुझे 2 लाख चाहिए, तो सामने वाले से भी 1 लाख ले सकते हैं। तो कैपिटल क्या होता है, कंबाइन हो जाती है। ठीक है, सेपरेट वर्कलोड बढ़ जाता है आपस में। कहाँ एक ही बंदा सोल प्रोप्राइटर में पूरा वर्कलोड ले रहा था, यहाँ पे आधा आधा हो जाएगा। शेयर डिसीजन मेकिंग में भी शेयर होता है ना, कोई डिसीजन लेना हो तो दोनों मिलके डिसीजन लेते हैं। उससे क्या है कि चांसेस ऑफ रिस्क के कम हो जाते हैं, आपका जो डिसीजन गलत के चांस कम हो जाते हैं यहाँ पे। इजी टू रेज फंड्स, दैट्स लोन्स एटसेट्रा, फंड रेज करना इजी हो जाता है, लोन लेना इसमें इजी हो जाता है क्योंकि आपका जो स्केल है थोड़ा लेवल हाई होता है रादर देन टू सोल प्रोप्राइटर। अब है डिसएडवांटेज, मोर पीपल टू शेयर इन द प्रॉफिट्स। अब होता क्या है कि यहाँ पे एक से ज्यादा बंदे हैं, प्रॉफिट में शेयर करना है तो एक से ज्यादा बंदे करते हैं प्रॉफिट, है ना। तो उससे क्या है, जहाँ प्रॉफिट एक ही बंदे को सारा मिलना था यहाँ पे बढ़ जाता है, तो क्या होता है, कहीं ना कहीं मोरल डाउन हो जाता है दूसरे पार्टनर का। जनरल पार्टनर्स हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी अनलिमिटेड है, आपको बताया था जैसे कि मैंने, पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी भी जा सकती है इसमें। डिसएग्रीमेंट्स कैन अकर, हो सकता है आपस में एग्रीमेंट ही ना हो, दोनों किसी डिसीजन के ऊपर एग्री ना हो या आपस में बन ही ना रहा हो, तो पार्टनरशिप खत्म होने के चांस हो जाते हैं, है ना। ये तो तभी चलेगी जब आपस में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग टूटी तो पार्टनरशिप खत्म। पार्टनरशिप में डिसॉल्व इफ पार्टनर डाइज, अगर मान लो 2 पार्टनर है, एक की डेथ हो जाती है, इंसॉल्वेंट हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो पार्टनरशिप खत्म हो जाती है। तो ये था हमारा पार्टनरशिप का एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप होती कितने तरह की है ये हम पढ़ने लगे। बेस्ड ऑन ड्यूरेशन, बेस्ड ऑन लायबिलिटी, 2 तरीके से बांटा गया इसको, ड्यूरेशन और लायबिलिटी। ठीक है, DL से आपने दिल्ली DL से याद कर लेना है इसको। ठीक है, अब बेस्ड ऑन ड्यूरेशन 2 तरीके की है, पार्टनरशिप एट विल, पर्टिकुलर पार्टनरशिप।
पार्टनरशिप एट विल का मतलब क्या है? पार्टनरशिप एट विल का मतलब है जब तक पार्टनर्स चलाना चाहें, आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तब तक चला सकते हैं। इसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता कि कब खत्म हो जाएगी। इसको हम कहते हैं पार्टनरशिप एट विल। पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या है कि आप एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए पार्टनरशिप करते हैं। जैसे कि कोई कंस्ट्रक्शन का काम आ गया तो दो या दो से अधिक बंदे मिलके इकट्ठे हो गए उस काम को करने के लिए, उन्होंने पार्टनरशिप बना ली, ठीक है। अब जैसे ही वो प्रोजेक्ट खत्म हुआ तो पार्टनरशिप खत्म। इसको हम कहते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप, जो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए बनाई जाती है। आगे है बेस्ड ऑन लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कौन सी पार्टनरशिप होती है? ये वो पार्टनरशिप होती है कि जहां पे कम से कम एक बंदे की लायबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी, बाकियों की लिमिटेड हो सकती है, बट कम से कम एक बंदे की लायबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी। और इसको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। वैसे मैं बात करता हूँ वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, बट इसको रजिस्ट्रेशन कराना भाई कंपलसरी है। सपोज टू भी 50 मेंबर हैं, ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में, तो एक मेंबर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होनी जरूरी है। अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप वही है जो हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं कि पार्टनरशिप जो हम नॉर्मल पढ़ी है, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, फीचर, तो वो जनरल पार्टनरशिप भी इसको कह सकते हैं। वो है अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जहां पे पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ पार्टनर। पार्टनर किस तरह के होते हैं, तो इसको मैंने एक डायग्राम बनाया और एक चार्ट भी बनाया, वो आपको इजीली क्लियर कर देगा, ठीक है। सबसे पहले है एक्टिव पार्टनर। तो मैंने क्या किया है, 4 तरीके से इसको डिवाइड किया, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, मैनेजमेंट, शेयर, प्रॉफिट लॉस, लायबिलिटी, ठीक है। एक्टिव पार्टनर, एक्टिव पार्टनर का मतलब क्या? एक्टिव पार्टनर वो पार्टनर होता है कि जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है मैनेजमेंट के डिसीजन में, ठीक है, कैपिटल का कंट्रीब्यूशन लगाता है, प्रॉफिट लॉस बेयर करता है। और जैसे कि ये जो हम बात कर रहे हैं पार्टनर्स की, तो हम बात करेंगे जनरल या अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की, तो लायबिलिटी अनलिमिटेड ही होती है इसमें, ठीक है। स्लीपिंग पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर का मतलब क्या होता है? जो कैपिटल तो कंट्रीब्यूट करता है बट डिसीजन में पार्टिसिपेट नहीं करता, ठीक है, प्रॉफिट लॉस भी बेयर करेगा और लायबिलिटी इसकी अनलिमिटेड रहेगी। आगे है सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर कौन सा पार्टनर होता है? सीक्रेट पार्टनर वो पार्टनर होता है जो पार्टनरशिप फॉर्म में तो होता है पर पब्लिक को नहीं पता होता, एक्चुअल में ये होता है पर पब्लिक को नहीं पता होता कि ये बंदा पार्टनर है। इसको हम कहते हैं सीक्रेट पार्टनर। तो कैपिटल में कंट्रीब्यूशन करता है, यस सर, पार्टिसिपेट भी करता है मैनेजमेंट में, ठीक है, बट सेक्रेटली, किसी को पता ना चले, ठीक है। प्रॉफिट लॉस भी शेयर करता है और इसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड रहती है। नॉमिनल पार्टनर, नॉमिनल का मतलब है, जैसे आपने याद करना है, नेम, जो बंदा अपना नाम देता है, पार्टनर तो नहीं होता बट अपना नाम दे देता है कि मेरा नाम यूज कर लो आप अपनी पार्टनरशिप फॉर्म में अपना पार्टनर बना के। एक्चुअल में वो पार्टनर नहीं होता बट अपना नेम यूज करने के लिए दे देता है, उसको हम कहते हैं नॉमिनल पार्टनर, ताकि दूसरी पार्टनरशिप को उसके नाम से फायदा हो जाए। तो ये कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करता क्योंकि एक्चुअल में पार्टनर होते ही नहीं है ना, ये सिर्फ अपना नेम यूज करने के लिए देता है। तो कैपिटल में कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा, पार्टिसिपेट नहीं करेगा और प्रॉफिट लॉस नहीं बेयर करेगा, पर लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है क्योंकि सामने वाला जब आपकी पार्टनरशिप फॉर्म से डील करता है तो ये मान के चलता है ये आपका पार्टनर है, एक्चुअल में नहीं होता, ये आपको पता है, पर पब्लिक को ऐसे दिखता है कि जैसे ये पार्टनर है, ठीक है, तो वो लायबिलिटी इसकी अनलिमिटेड हो जाती है। पार्टनर बाय स्टॉपल, पार्टनर बाय स्टॉपल का मतलब ये होता है कि एक्चुअल में कोई बंदा पार्टनर नहीं होता बट अपने एक्ट के कारण वो सामने वाले को पार्टनर दिखता है, इसको कहते हैं हम पार्टनर बाय स्टॉपल, ठीक है। तो जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि मैं 3 बंदे हैं ABC, ठीक है, वो मीटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो अपने साथ चौथे बंदे D को भी ले जाते हैं, ठीक है, डिसीजन मेकिंग में वो इनकी हेल्प करता है डिसीजन लेने में। तो सामने वाले को ये लगता है और ये भी बंदा क्या है, अपने आप को मना नहीं करता कि मैं पार्टनर नहीं हूं, है ना, तो सामने वाले को अपने एक्ट से ऐसे शो करता है कि जैसे वो पार्टनर है, जैसे वो पार्टनर है अपने एक्ट के कारण, अपने काम के कारण। तो इसको हम कहते हैं पार्टनर बाय स्टॉपल,
तो ये कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करता, एक्चुअल में पार्टनर है ही नहीं, है ना, तो है ही नहीं, बट एक्ट के कारण लोगों को लगता है पार्टनर है, बट एक्चुअल में नहीं होता। तो डिसीजन में, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, प्रॉफिट लॉस शेयर नहीं करेगा, पर लोगों को लगता है वो पार्टनर है, इसी बेस के ऊपर वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट डील करते हैं, इसलिए इसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड रह जाती है। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट का मतलब है कि मान लो पार्टनर कह देता है कि ये मेरा पार्टनर है, और वो बंदा इग्नोर भी नहीं करता कि वो पार्टनर नहीं है, तो उसको कहते हैं पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। एग्जांपल लेते हैं, जैसे ए बी सी 3 पार्टनर है, सामने वाले को कह रहे हैं डी मेरा पार्टनर है, और डी इस बात को इग्नोर नहीं करता, है ना, अगर तो वो इग्नोर नहीं करता तो वो पार्टनर माना जाएगा। एक्चुअल में वो नहीं होता इस केस में भी, पर फिर भी वो माना जाएगा, ठीक है। और क्या है, अगर वो इग्नोर कर जाता है, मान लो ए बी सी ने कहा ये हमारा पार्टनर है, और वो कह देता है कि मैं पार्टनर नहीं हूं, है ना, तो पार्टनर नहीं बनता। तो इसलिए होल्डिंग आउट का मतलब है अपना नाम वापस ले सकता है इस केस में। तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करेगा क्योंकि एक्चुअल में पार्टनर है ही नहीं। सेम डजंट शेयर प्रॉफिट लॉस, लायबिलिटी अनलिमिटेड, है ना। तो ये डिफरेंस है स्टॉपल में, मतलब आपको खुद को पार्टनर स्टॉप नहीं कर सकता क्योंकि अपने एक्ट के कारण ही सामने वाले को शो ऑफ कर रहा है कि मैं पार्टनर हूं। यहाँ पे क्या है कि वो मना कर सकता है मैं पार्टनर नहीं हूं, इसलिए होल्डिंग आउट मतलब अपना नाम वापस ले सकता है। स्टॉपल मतलब स्टॉप नहीं कर सकता, अपने आप को स्टॉप नहीं कर सकता। तो आपको ये समझ आ गया होगा, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, लायबिलिटी अनलिमिटेड। आपने ये देखना एक्चुअल में यहाँ पार्टनर है या नहीं है, तो वो पार्टिसिपेट करेगा या कंट्रीब्यूट करेगा, शेयर प्रॉफिट लॉस करेगा। तो आपको इजी वे से समझ आ गया होगा, है ना, टाइप्स ऑफ पार्टनर भी। अब नेक्स्ट टॉपिक है पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन। हम शुरू में पढ़ रहे थे मेंबरशिप, इजी टू फॉर्मेट, है ना, फॉर्मूले करना इजी होता है फॉर्मेशन, और रजिस्ट्रेशन में ज़्यादा लीगल रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। फिर हमने ये भी पढ़ा कि इसको रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए क्योंकि इसके एडवांटेज होते हैं, है ना। पार्टनरशिप, अब हम रजिस्ट्रेशन का पहले मीनिंग जान लें, मतलब क्या होता है। एंटरिंग ऑफ फर्म्स नेम, फर्म के नेम को एंटर करवाना अलोंग विद रेलिवेंट प्रिस्क्राइब पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी लगते हैं, ठीक है, इन दी रजिस्टर ऑफ फर्म्स केप्ट विद द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म, है ना। तो उसको हम कहते हैं पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन। जब पार्टनरशिप फर्म का नाम आप एंटर करवा लेते हो, डॉक्यूमेंट सबमिट करवा के, किसके पास, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म। ये रजिस्ट्रार ऑफ फर्म का होता है, ये हर स्टेट में अपना अपना होता है, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म होता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आपने पार्टनरशिप किस लेवल की करनी है। अगर आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल की करनी है तो आपकी डिस्ट्रिक्ट में होगा, अगर आपने स्टेट लेवल की करनी है तो वो आपके स्टेट में होगा। तो इसको हम कहते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप। जब एक फर्म का नाम, पार्टनरशिप फर्म का नाम रजिस्ट्रार की बुक्स में एंटर हो जाता है तो वो एक सर्टिफिकेट दे देता है रजिस्ट्रेशन का कि ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपका नाम मेरी बुक्स में एंटर हो गया। तो इसको कहते हैं पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन। शुरू में भी मैंने बताया था, अब भी मैं बता रहा हूँ कि ये ऑप्शनल होता है रजिस्टर करवाना। अगर फर्म नहीं करवाती रजिस्टर तो उसको बहुत सारे जो बेनिफिट है वो नहीं मिलते, है ना। तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा अगर वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाती। अनरजिस्टर्ड पार्टनर, अनरजिस्टर्ड फर्म का पार्टनर कोई भी केस फाइल नहीं कर सकता फर्म और अदर पार्टनर के अगेंस्ट। फर्म केस नहीं कर सकती थर्ड पार्टीज के अगेंस्ट, फर्म केस नहीं कर सकती पार्टनर के अगेंस्ट, ठीक है। तो ये डिसएडवांटेज हो गए अगर हम नहीं करवाते। प्रोसीजर क्या है पार्टनरशिप फर्म रजिस्ट्रेशन का। सबमिट एन एप्लीकेशन टू रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार का मतलब रजिस्ट्रार ऑफ फर्म। तो उसको एक एप्लीकेशन देनी है कि भाई मैं आपको रजिस्टर करवाना चाहती हूँ पार्टनरशिप फर्म को। फाइल दी पार्टनरशिप डीड टू दी रजिस्ट्रार, पार्टनरशिप डीड आपको देनी पड़ती है। पार्टनरशिप डीड क्या होता है वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। पे दी फीस, फीस पे करनी है और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आपने सबमिट करवा देने हैं। अप्रूवल ऑफ एप्लीकेशन, और जैसे ही आपकी एप्लीकेशन जो आपने यहाँ पे फाइल की वो अप्रूव हो जाती है तो आपका क्या होता है, पार्टनरशिप रजिस्टर हो जाती है। नेक्स्ट इज पार्टनरशिप डीड, ये जो हम बात कर रहे थे, फाइल दी पार्टनरशिप डीड टू दी रजिस्ट्रार। और पार्टनरशिप डीड क्या वो हम पढ़ते हैं। पार्टनरशिप डीड द रिटन एग्रीमेंट
एक रिटन एग्रीमेंट होता है विच स्पेसिफाइज द टर्म एंड कंडीशन, जो स्पेसिफाई करता है टर्म एंड कंडीशन को, दैट गवर्न द पार्टनरशिप, की पार्टनरशिप कैसे चलेगी उसको स्पेसिफाई करता है, उसको हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। मतलब यहाँ पे सारी क्लोज लिखी होती है, नाम क्या होगा, बिजनेस क्या होगा, लोकेशन क्या होगी, है ना। तो वो सारे कंटेंट जो एक रिटन फॉर्म में लिखे जाते हैं उसको हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। वो क्या होते हैं सर, ये देखिए, कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड, नेम ऑफ फर्म लिखा होता है, एड्रेस ऑफ पार्टनर लिखा होता है, नेचर एंड प्लेस ऑफ बिजनेस, कौन सा बिजनेस करोगे और कौन सी जगह पे करोगे, कमेंसमेंट कब है पार्टनरशिप की, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप कितनी देर तक चलेगी, कितना अमाउंट कंट्रीब्यूट करेंगे। इसमें ये भी लिखा होता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पार्टनर्स की क्या होती है, अच्छा अगर आपस में डिस्प्यूट हो जाए तो उसको कैसे रिजोल्व कराएंगे, और किस किस केस में हमारी पार्टनरशिप डिसोल्यूशन हो सकती है, अगर पार्टनरशिप डीड में चेंज करना है तो कैसे होगा, है ना, तो किसकी अप्रूवल चाहिए, रिटर्न में चाहिए, कैसे चाहिए। तो सारी टर्म एंड कंडीशन लिखी होती है पार्टनरशिप डीड में। ये इसलिए बनाई जाती है ताकि अगर इन फ्यूचर कोई डिस्प्यूट हो तो अपने पास एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, जिससे क्या होता है, ये स्टैम्प पेपर पे होता है गवर्नमेंट के, ताकि कोई डिस्प्यूट हो तो हम पार्टनरशिप डीड के थ्रू उसको रिजॉल्व कर। तो ये था कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप। तो हमने अब तक दो पढ़ लिए, सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप। अब हम तीसरा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं, कंपनी। कंपनी का वर्ड तो आपने बहुत सुना होगा, है ना, जैसे गूगल कंपनी, सर रिलायंस कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड, है ना, तो आपने नाम सुना होगा। तो कंपनी का एक नॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं, एसोसिएशन ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन, कि जो बंदे मिलकर चलाते हैं इसको, who have come together for a common purpose that is to do business and earn profit, जहाँ पे लोग इकट्ठे होके बिजनेस को चलाते हैं और उनका एक ही पर्पस होता है जो कॉमन होता है, तो वो जब स्टार्ट करते हैं किसी बिजनेस को, उसको हम कहते हैं कंपनी। इसकी लीगल अगर हम डेफिनेशन पढ़ें तो क्या है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 20, कंपनी मींस कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। अंडर दिस एक्ट का मतलब कंपनीज एक्ट 2013 और अंडर एनी प्रीवियस एक्ट, और भी कोई, जैसे इससे 13 से पहले 1956 था, उससे पहले अगर कोई भी एक्ट में कंपनी रजिस्टर है तो उसको हम कहेंगे कंपनी। जैसे कि हमने पार्टनरशिप पढ़ा था कि रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास ये सबमिट करवानी पड़ती है ना, तो ऐसे ही ये जो होता है डेफिनेशन ऑफ कंपनी, कंपनी का मतलब होता है जो कंपनी रजिस्टर होती है, रजिस्टर का होती है, ये होती है इसकी जो रजिस्ट्रेशन की अथॉरिटी होती है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास होती है। जैसे फर्म होता है ना रजिस्ट्रार ऑफ फर्म, ऐसे ही रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज होता है। हर स्टेट में रजिस्ट्रार होते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का नहीं होता, ये स्टेट लेवल का ही होता है, ठीक है। अब फीचर क्या क्या है कंपनी के, क्रिएटेड बाय लॉ। अब जो कंपनी होती है ना वो क्रिएटेड बाय लॉ होती है। लॉ का मतलब क्या है कि इसको रजिस्टर करवाना जरूरी है। कंपनी का मतलब ही वो कंपनी है जो कि कंपनी एक्ट में रजिस्टर होगी, अदरवाइज दैट इज नॉट ए कंपनी। इसकी एंटिटी इसकी रजिस्ट्रेशन से निकली है, ठीक है। क्रिएटेड बाय लॉ का मतलब लॉ के थ्रू ही ये क्रिएट होती है। कॉर्पोरेट आर्टिफिशियल पर्सनैलिटी, आर्टिफिशियल पर्सनैलिटी होती है कंपनी की। आर्टिफिशियल पर्सनैलिटी का मतलब है ये आर्टिफिशियल पर्सन है, और कंपनी खुद तो चल नहीं सकती, है ना। कंपनी एक जगह से दूसरी जगह नहीं चल सकती, कंपनी खुद का काम खुद नहीं कर सकती, तो इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ बंदे पॉइंट होते हैं, है ना। तो जो बंदे पॉइंट होते हैं उसको हम कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, हु कंट्रोल द अफेयर्स और मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, एंड द पर्संस हु इलेक्ट दैट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज कॉल्ड शेयर होल्डर, है ना। शेयर होल्डर कौन होते हैं, जो कंपनी में पैसा लगाते हैं, ठीक है। अब मान लो एक कंपनी में 100 बंदों ने पैसा लगाया, रोज के मीटिंग करनी है, काम करना है, 100 के 100 तो आ नहीं सकते, तो वो कुछ लिमिटेड से बंदे अपॉइंट कर लेते हैं जो एक्सपर्ट होते हैं, उसको हम कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, है ना। तो आर्टिफिशियल पर्सन है, जैसे कि एग्जांपल है कोई यूनिवर्सिटी देखो, पंजाब यूनिवर्सिटी है या दिल्ली यूनिवर्सिटी है, तो ये पंजाब यूनिवर्सिटी खुद तो नहीं काम करती ना, तो ये आगे बंदे रखती है ना, तो वो चलाते हैं। ऐसे ही कंपनी के केस में जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी है, वो खुद तो काम नहीं करेगी, तो वो क्या करती है, आगे बंदे रख लेते हैं, है ना, शेयर होल्डर इलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि मुकेश अंबानी डायरेक्टर है ना, तो वो पार्टिसिपेट करते हैं, रोज के कंट्रोल जो फेयर्स हैं उनके हाथ में होता है। क्लियर इट।
नंबर ऑफ शेयर होल्डर। अब जो कंपनी है ना वो दो तरह की होती है, वन इज पब्लिक कंपनी, अनदर इज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, है ना। अब दो तरीके की कंपनी मैं कह रहा हूं कैसे होती है, इसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, कि किस तरह की कंपनी होती है। तीन तरह की होती है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, वन पर्सन कंपनी, है ना। तो इसको हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरह की होती है कंपनी। नंबर ऑफ शेयर होल्डर बता देता हूँ फिलहाल के लिए। प्राइवेट कंपनी को चलाने के लिए नंबर ऑफ शेयर होल्डर कम से कम 2 चाहिए, और पब्लिक कंपनी को चलाने के लिए नंबर ऑफ शेयर होल्डर 7 चाहिए। अब क्या है पब्लिक कंपनी और क्या है प्राइवेट कंपनी, ये पढ़ लेते हैं ताकि आपका जो टॉपिक है वहां से मैच हो जाए। मैंने जैसे आपको बताया 3 तरह की कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी और वन पर्सन कंपनी। पब्लिक कंपनी कौन सी होती है? पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जिसको चलाने के लिए कम से कम 3 डायरेक्टर चाहिए और 7 शेयर होल्डर चाहिए। डायरेक्टर्स का मतलब आपको बता दिया, जो कंट्रोल और मैनेज करते हैं कंपनी के फेयर्स को। फॉर एग्जांपल रिलायंस में मुकेश अंबानी जी, है ना। अब शेयर होल्डर का मतलब क्या है? जैसे जो बंदा शेयर खरीदता है कंपनी के, जैसे मेरे पास रिलायंस के शेयर हैं तो आई एम दी शेयर होल्डर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है। और इसको चलाने के लिए क्या है, जैसे कि शेयर होल्डर कम से कम 7 चाहिए और डायरेक्टर्स 3 चाहिए, है ना। तो इसको हम कहते हैं पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी की निशानी क्या होती है, कैसे पता चलेगा? लास्ट में लिमिटेड वर्ड लिखा होगा। फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, तो ये क्या है? पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी में पब्लिक कंट्रीब्यूट करती है पैसा, उसको हम कहते हैं पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जिसको स्टार्ट करने के लिए कम से कम 2 डायरेक्टर और 2 शेयर होल्डर चाहिए। मैक्सिमम यहाँ पे 200 मेंबर्स या शेयर होल्डर हो सकते हैं, और इस केस में मैक्सिमम कोई नंबर मेंबर नहीं है, लिमिट नहीं है, जितने मर्जी हो, ठीक है। और प्राइवेट कंपनी में क्या है कि पता कैसे चलेगा प्राइवेट कंपनी है, कि इसके लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लिखा होगा, है ना। तो उसको हम कहेंगे कि प्राइवेट कंपनी ये है। इसके लास्ट में पीवीटी वर्ड होता है या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड होता है, इसको हम कहेंगे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। पब्लिक की निशानी क्या थी? सिर्फ लिमिटेड वर्ड। यहाँ पे क्या है? प्राइवेट वर्ड भी लगा होगा, जैसे कि ABC प्राइवेट लिमिटेड, इसको कहेंगे हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। यही अगर लिमिटेड हो, ABC लिमिटेड। क्लियर? वन पर्सन कंपनी कौन सी कंपनी होती है? वन पर्सन कंपनी वो कंपनी होती है जहां पे सिर्फ एक ही बंदा शेयर होल्डर या इसको कह लो मेंबर होता है, ठीक है। अकेले ही बंदा शेयर होल्डर होता है। यहाँ पे कम से कम 2 होने चाहिए, यहाँ पे एक से ज्यादा हो ही नहीं सकता, यहाँ पे एक से ज्यादा हो ही नहीं सकता। यहाँ ये इसलिए बनाया जाता है, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप, किसी ने बिजनेस करना है तो कंपनी में बनाना चाहता है अपनी लायबिलिटी लिमिटेड करने के लिए, तो वन पर्सन कंपनी में आ जाता है। वो आपको क्लियर हो गया होगा तीनों तरह के, पब्लिक, प्राइवेट, वन पर्सन कंपनी। तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर आपको क्लियर हो गया, प्राइवेट में 2, पब्लिक में 7, है ना, वन पर्सन में 1। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब है कि कंपनी के केस में, जैसे कि हमने पढ़ा सोल प्रोप्राइटर में डेथ हो जाए तो बिजनेस खत्म हो जाता है, ऐसे हमने पार्टनरशिप में पढ़ा कि एक पार्टनर की डेथ हो जाए तो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है। बट कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता। कंपनी के केस में किसी की भी डेथ हो जाए ये कंटिन्यू चलती रहती है। क्यों? क्योंकि एक रेटेड बाय लो है, इसको खत्म भी लो ही कर सकता है ना। कानून ही बनाता है, कानून ही खत्म करेगा, ठीक है। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब ये होता है। क्लियर वन? फॉर एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि जैसे मुकेश अंबानी जी से पहले धीरूभाई अंबानी थे रिलायंस के डायरेक्टर, उनकी अब डेथ होगी तो ये तो नहीं है कंपनी बंद हो गई, कंपनी कंटिन्यू चल ही रही है ना। ओन सील, कंपनी की ना ओन सील होती है। सील आपने देखा होगा पंजाब यूनिवर्सिटी में जो नाम होता है ना, ऐसे स्टैंप सी लगी होती है राउंड सी, तो उसको हम कहते हैं सील। कंपनी की खुद सील होती है। सील की होती है क्योंकि कंपनी साइन तो कर नहीं सकती, तो कंपनी की एक सील होती है, वो लगानी जरूरी होती है हर डॉक्यूमेंट पे। अब नेक्स्ट है लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी का यहाँ पे मतलब क्या होता है? हमने सोल प्रोप्राइटर में पढ़ा अनलिमिटेड लायबिलिटी, पार्टनरशिप फर्म में पढ़ा अनलिमिटेड लायबिलिटी, है ना। अब लिमिटेड लायबिलिटी का यहाँ पे मतलब क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब है किसी भी शेयर होल्डर की लायबिलिटी उतनी ही अमाउंट तक लिमिटेड रहेगी जितने की उसने शेयर्स खरीदे हैं।
जैसे मान लो मैंने रिलायंस के शेयर खरीदे 100 रुपए में, कल अगर कंपनी को नुकसान होता है तो मेरी लायबिलिटी सिर्फ 100 रुपए तक रहेगी, ठीक है। मैं 100 रुपए से ज्यादा पे ऑफ नहीं करूंगा, और अगर मैंने 100 रुपए पे कर दिए हैं ऑलरेडी कंपनी को तो मेरी लायबिलिटी कोई भी नहीं रहेगी। इसको कहते हैं लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब द लायबिलिटी विल बी लिमिटेड अप टू द अमाउंट ऑफ शेयर्स सब्सक्राइब्ड बाय द शेयर होल्डर, है ना, तो उसको हम कहते हैं लिमिटेड लायबिलिटी। टैक्स पेमेंट, टैक्स का जो पेमेंट होता है इसमें थोड़ा सा ज्यादा होता है स्लैब रेट रादर देन टू सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप के। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, शेयर को ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे मान लो मेरे पास शेयर है रिलायंस के, अगर मैं अपने भाई को देना चाहता हूँ, उसको बेचना चाहता हूँ या थर्ड पर्सन को बेचना चाहता हूँ तो मैं अपने शेयर्स आराम से ट्रांसफर कर सकता हूँ, इसको हम कहते हैं ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। पर प्राइवेट कंपनी में रिस्ट्रिक्शन होती है, वहां पे हम अपने शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते। इनफ कैपिटल, कैपिटल इनफ होती है क्योंकि कंपनी में बहुत सारे बंदे शेयर होल्डर होते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, रिलायंस इंडस्ट्री में कम से कम 15 से 20 हजार शेयर होल्डर हैं, तो सोचो 20,000 बंदों ने कंपनी में पैसा लगाया, इनफ कैपिटल तो अपने आप ही हो जाएगी ना। पार्टनरशिप में ये डिसएडवांटेज है कि कैपिटल इतनी नहीं हो सकती, सोल प्रोप्राइटर में भी है, तो यहाँ पे ये बेनिफिट मिलता है। सेपरेटेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे ओनरशिप और मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग होती है। जैसे कि मैंने आपको बात की थी, ओनरशिप में क्या होता है कि शेयर होल्डर होते हैं कंपनी के ओनर। मालिक कौन होता है? कंपनी का मालिक सर वो होता है बंदा, बिजनेस का मालिक जो पैसा लगाता है, प्रॉफिट और लॉस बेयर करता है ना, उसको हम कहते हैं ओनर। जैसे कि शेयर होल्डर, मैंने पैसा लगाया, अब कंपनी को नुकसान तो मेरा नुकसान, है ना। बट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट क्या होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जैसे मैंने आपको बताया था। अब प्रॉफिट हो या लॉस हो उनको कोई नहीं है, दे आर जस्ट एज एन एजेंट अपॉइंटेड बाय द ओनर्स, मतलब शेयर होल्डर, है ना। तो वो उसके बदले में क्या लेते हैं? एक तरीके के एम्प्लॉई होते हैं, वो इसके बदले में रेम्युनरेशन लेते हैं, है ना। जैसे स्टाफ सैलरी लेता है ना, तो डायरेक्टर को जो पैसे देते हैं उसको हम कहते हैं रेम्युनरेशन। तो आपको फीचर क्लियर हो गए होंगे, है ना। एडवांटेज, लार्ज रिसोर्सेज, क्योंकि इनफ कैपिटल है, रिसोर्स लार्ज है, बंदे बहुत होते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी, लायबिलिटी लिमिटेड है, जितने की शेयर खरीदे उतनी तक की। कंटिन्यूटी ऑफ एग्जिस्टेंस, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई आए जाए, है ना, कोई शेयर होल्डर चेंज होता रहे, डायरेक्टर चेंज होता रहे, तो कंपनी कंटिन्यू रहती है। बेनिफिट्स ऑफ लार्ज स्केल ऑपरेशन, लार्ज स्केल ऑपरेशन के काम कर सकती है कंपनी, क्योंकि पैसा बहुत लग जाता है इसमें। लिक्विडिटी, लिक्विडिटी होती है फंड्स की, है ना। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट है वो प्रोफेशनल्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था, शेयर होल्डर इलेक्ट करते हैं कंपनी को चलाने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और वो क्या होते हैं? एक्सपर्ट होते हैं हर फील्ड में, तो प्रोफेशनल मैनेजमेंट करते हैं, इसको मैनेज करते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर भी पैसा खर्च करती है क्योंकि इसके पास रिसोर्सेज बहुत है, इनफ कैपिटल है। टैक्स बेनिफिट, टैक्स बेनिफिट इनको मिलते हैं, कंपनी के केस में टैक्स बेनिफिट भी मिल जाते हैं, गवर्नमेंट देती रहती है इनको टाइम टू टाइम। डिसएडवांटेज, डिफिकल्ट टू फॉर्म, लीगल फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा होती हैं कंपनी को रजिस्टर कराने के लिए, ठीक है। तो आपको पहले तो एक प्रोफेशनल ढूंढना पड़ता है, जैसे कि कंपनी सेक्रेटरी जो इनकॉर्पोरेट करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनको ढूंढो, फिर डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, बहुत सारी डिक्लेरेशन लगेगी, गवर्नमेंट फीस लगती है, तो प्रोसेस थोड़ा सा ज़्यादा होता है रेदर देन टू सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप से। कंट्रोल बाय ग्रुप, ग्रुप इसको कंट्रोल करता है, तो इसमें क्या होता है कि डिसीजन में डिले हो जाता है ना, क्योंकि बहुत सारे बंदे इसको कंट्रोल करते हैं। एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल, गवर्नमेंट कंट्रोल बहुत होता है, जैसे कि हमने कंपनी इनकॉर्पोरेट कर ली तो उसके जो अकाउंट्स होंगे, फाइनेंशियल अकाउंट्स, उसको ऑडिट करवाना जरूरी है। अब जो अकाउंट्स हमने बना ली है, ऑडिट करवा ली, उसको फाइल कराना भी जरूरी है रजिस्ट्रार के पास। तो गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत होता है। डिले इन डिसीजन मेकिंग, बहुत सारे बंदे होते हैं, डायरेक्टर मान लो 5-7, ये शेयर होल्डर भी जा रहा है, तो डिसीजन डिले होना लाजमी है। लैक ऑफ सीक्रेसी, जहाँ पे बहुत सारे बंदे होंगे तो सीक्रेसी तो रहेगी नहीं, है ना। सोशल अब्यूज, सोशल अब्यूज भी होता है इसमें, ठीक है। अब ये हमने कर लिया, टाइप्स ऑफ कंपनीज भी कर लिया। अब हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनीज को ध्यान से सुनना। प्राइवेट कंपनी को स्टार्ट करने के लिए पेड अप कैपिटल कितनी चाहिए? 1 लाख, और पब्लिक कंपनी को 5 लाख चाहिए, है ना।
मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर, इसको स्टार्ट करने के लिए मिनिमम मेंबर्स या शेयर होल्डर मैंने बताया था 2, इसमें 7। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, इसको 50 को काट के 200 कर लेना, अब इसकी लिमिट 200 है। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती पब्लिक कंपनी में। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, शेयर अपना प्राइवेट कंपनी में हम नहीं बेच सकते, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जैसे मर्जी हम शेयर अपनी बेच लें। इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, कंपनी को जब पैसा चाहिए ना तो प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है, प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती क्योंकि वो पब्लिक से पैसा नहीं ले सकती, है ना। पब्लिक कंपनी के पास ये राइट होता है, वो प्रोस्पेक्टस इशू करके पब्लिक से पैसा मंगवा सकती है। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इमीडिएटली आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन के बिल्कुल साथ ही इसको चाहिए, इसको तभी चाहिए जब इसका बिजनेस स्टार्ट होगा। स्टैट्यूटरी मीटिंग, यहाँ पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं है और यहाँ पे ऑब्लिगेशन है, मतलब यहाँ पे एक होनी चाहिए कम से कम, यहाँ पे ऑब्लिगेशन नहीं है। कोरम, कम से कम 2 मेंबर्स मस्ट बी इन दी मीटिंग, कम से कम 2 मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए तभी मीटिंग होगी। यहाँ पे कम से कम 5 मेंबर चाहिए पब्लिक कंपनी में। मैनेजरियल रेम्युनरेशन, यहाँ पे जितनी मर्जी रेम्युनरेशन दे दो, प्राइवेट में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यहाँ 11% से ज़्यादा नहीं दे सकते नेट प्रॉफिट से। तो ये हमारे टॉपिक थे कंपनी के, ठीक है। आपको होप कि समझ आ गया होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, डिफरेंस वाला, और टाइप्स ऑफ कंपनी हम कर चुके हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज। तो हमारे इस तरह 2 पूरे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी कंप्लीट होने वाला है। इसका कुछ टॉपिक रह गया वो हम करते हैं, ठीक है। थैंक यू।